हेलो मेरी सखिया। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का सेकंड चैप्टर। और इसको शुरू करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी सुन लेते हैं। तो ये देखिए, ये दिख रहा है, ये छोटे छोटे घर दिख रहे हैं, ये मॉन्क लोगों का घर है। लैटिन की भाषा में इस घर को कहा जाता है सेलुला। क्या कहा जाता है? सेलुला। खैर स्टोरी देखते हैं। तो 1665 में इंग्लैंड में एक साइंटिस्ट था, मस्त हैंडसम। तो उसको ना बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी कि नई चीजें जानो, नई चीजें जानने में उसको बहुत मजा आता था। तो उस समय टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये सारी चीजें उतना नहीं हुआ करती थी। उसने बनाया एक सुंदर सा बढ़िया सा माइक्रोस्कोप। तो उसके पास एक खंबा रखा हुआ था, यानी कि दारू की बोतल। उसमें कॉर्क था। उसने कॉर्क निकाला और उसके एकदम पतला सा लेयर काटा और फिर माइक्रोस्कोप से देखा। उसने देखा तो उसका दिमाग घूम गया, बरो ये क्या है? नहीं तो कहीं देखा लगता है। तो उसके अंदर जो चित्र दिख रहा था वो कुछ ऐसा दिख रहा था। दिख रहा ना, बिल्कुल वैसा ही जैसा मॉन्क लोगों का घर था। तो उसने इसका नाम दिया सेलुला, नहीं सेल दिया। तो इसका नाम क्या दिया उसने? सेल। तो उस तरीके से इंसानों को पता चला कि किसी लकड़ी को अगर हमने छीला पतला सा और उसके अंदर क्या दिखेगी? छोटी छोटी ब्लॉक्स दिखेंगी और उन ब्लॉक्स को हम कहते हैं सेल। सेल यानी कि कोशिका। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन लोगों ने पता लगा कि सिर्फ उसी लकड़ी में या दुनिया की हर लकड़ी में। तो उसने पता लगा दुनिया की हर पेड़ पौधे में। तो इसका मतलब क्या है कि हर पौधे के अंदर वो छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं सेल। फिर एक और साइंटिस्ट है, बोला इंसानों के अंदर नहीं है, तो इंसानों को भी चीर फाड़ के देगा, तो उसके अंदर भी क्या था? सेल था। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि कोई भी लाइफ है, जैसे कोई बिल्डिंग होता है उसको बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? ईंट। उसी तरीके से इंसानों को या किसी भी जीव, पेड़ पौधे, जानवरों को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? छोटी सी कोशिका, जिसको हम कहते हैं सेल। तो चैप्टर का नाम डालेंगे सेल, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। यानी कि जीवन की जो मूलभूत इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? सेल यानी कि कोशिका। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या ये कि सेल जो होती है वो क्या होती है? स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ये स्ट्रक्चरल क्या होता है? जैसे मान लो खूबसूरत सा बिल्डिंग बनाएंगे तो उसमें क्या लगाते हैं? हम छोटा छोटा ईंट लगाते हैं। उसी तरह खूबसूरत सा शरीर बनाना होगा तो क्या लगाएंगे हम? छोटा छोटा कोशिका। तो इस तरीके से क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट है। स्ट्रक्चरल यानी कि किस तरीके से बनाया जा रहा है। दूसरा होता है फंक्शनल यानी कि क्रियात्मक। क्रियात्मक बोले तो अब मुझे कुछ सामान उठाना है तो यहाँ की मांसपेशियां क्या होती है? स्ट्रेच होती है, खिंचती है। जैसे मान लो ऐसे कुछ उठाया जाए तो यहाँ की मांसपेशियां स्ट्रेच होती है। तो ये क्या है? फंक्शनल यूनिट यानी कि क्रियात्मक इकाई। तो सेल यानी कि जो कोशिका होती है वो क्या है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है किसी भी जीवन का। पेड़ पौधा, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, सियार, कोई सा भी जानवर हो, कोई सा भी इंसान हो, सब किससे मिलकर बनी होती है? कोशिका। और इसी से हमारी दूसरी लाइन आती है कि सभी जीवित जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और तीसरा तो हमने शुरू ही किया था इससे कि रॉबर्ट हुक ने हुक फंसा के किसकी खोज की थी? कोशिका की खोज की थी। और एक और बात ध्यान रखेंगे, ये बात हमारे बीच में रहनी चाहिए। वो जो खंबे वाली बात थी ना, वो झूठ थी, सच में थी। उन्होंने ऐसे नहीं बताया था, वो मैं बस खुद से बता रहा हूँ। तो हम देखते हैं आगे। तो कोशिका जो होती है बहुत सारे प्रकार की होती है। आप देखेंगे यहाँ पे दो चित्र बना हुआ है। दो चित्र में ये वाला जो चित्र है, जब हम किसी पौधे के अंदर जूम करके देखेंगे तो उसके अंदर जो सेल यानी कि कोशिका आती है वो कुछ ऐसे दिखती है। इसलिए इस कोशिका का नाम क्या है? पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल। और दूसरा वाला जो है, जो सभी इंसानों के अंदर, जानवरों के अंदर पाया जाता है, इसको हम कहते हैं एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका। कोशिका बहुत सारे प्रकार की होती है, मेनली हम ये दो चीज देखेंगे और इसी के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। और लास्ट में हम एक सिंगल सेल यानी कि बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लेंगे। तो यहां तक हमने ये समझ में आ गया कि कोशिका क्या होती है, उसकी खोज किसने की थी। अब हम ये देखेंगे कि कोशिका जो होती है कितनी बड़ी होती है। तो अगर मैं बात करूं एक इंसान के शरीर की, तो उसके अंदर 38 ट्रिलियन कोशिकाएं होती है, यानी कि 380 खरब। समझ रहे हो? यानी इतनी बड़ी बिल्डिंग, उसका जो ईंट है बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है। कितना छोटा है? इतना छोटा कि अगर हमने एक बाल उखाड़ा, उसकी मोटाई जो है उसको 70,000 पीसेज में बांटा तो जो एक पीस आएगा उतनी छोटी है कोशिका। तो अगर इतनी छोटी कोशिका है तो उसके बारे में हमको पता कैसे चला? कौन बताया? तो उसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं? माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी का यूज करते हैं। तो ये जो पहला माइक्रोस्कोप है इसको हम कहते हैं लाइट माइक्रोस्कोप यानी कि प्रकाश सूक्ष्मदर्शी। ये आपके स्कूल में होगा, देखा होगा आपने अपने आंखों से। हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इंसान जो है अपनी नंगी आंखों से बहुत छोटा चीज नहीं देख सकता। कितना छोटा देख सकता है? अब जैसे कि ये बिंदु देखिए,
अगर मैं इसको छोटा कर दूं और छोटा कर दूं, तो वो जो छोटी सी बिंदु है वो हम सिर्फ अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। इससे छोटा कोई भी आकार हम नहीं देख सकते। उसके लिए हमको क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप। मुझे पता आपको वो नहीं दिख रहा होगा, पर रियल में रहते तो आपको छोटा सा बिंदु हो सकता दिखाई देता। तो ये क्या हमारा नंगी आंखों से देखने की लिमिट, यानी कि 0.1 मिलीमीटर। जैसे कि यहां पर भी लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, कि एक इंसान लगभग कितना देख सकता है? 0.1 मिलीमीटर। तो उससे छोटी चीज को देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप, यानी कि सूक्ष्मदर्शी। और इसका नाम क्या? प्रकाश सूक्ष्मदर्शी। इसको यूज कैसे करते हैं? कि यहां से जलती है लाइट, यहां से जाती है लाइट लहरा के बलखा के, और यहां पर क्या है हमारा? प्याज का कपड़ा, यानी कि ऊपर वाली झिल्ली, एकदम पतला सा लेयर रखना है और लिक्विड यानी कि पानी में मिला देना। जैसी लाइट यहां से जाएगी इस लेंस से होते हुए हमारे आंखों में जाएगी, और फिर हमको दिखेगा क्या? वही जो रॉबर्ट भैया को दिखा था। तो ये क्या होता है? इसमें यूज होता है लाइट का, और ये कितना जूम कर सकता है? 1000 गुना जूम कर सकता है। तो ये तो हो गया हमारा पहला माइक्रोस्कोप। पर अगर आप इस चित्र को देखेंगे, किस चित्र को? इस चित्र को, तो एक कोशिका के अंदर इतना बढ़िया चित्र दिखाया एकदम जूम कर करके, ये कैसे देखा हमने? तो इसके लिए हमारे पास होता है एक और माइक्रोस्कोप, और उस माइक्रोस्कोप का नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। ये बहुत बड़ा होता है, वेरी वेरी बिग। तो इसमें क्या होता है? यहाँ पर हमने कोई सा भी ऑब्जेक्ट रखा, जैसे प्याज की झिल्ली रख दिया, और फिर उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन आता है, धड़ 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 धड़, और यहाँ से इमेज बनते हुए कहाँ जाता है? एक हम लगाते हैं इधर कंप्यूटर का स्क्रीन, उसी से सारा का सारा चीज कंट्रोल होता है, और फिर इसके अंदर का जो भी कोशिका है उसका इमेज इस पे बनता है। तो इस तरीके से क्या हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप काम करता है। ये बहुत ज्यादा जूम कर सकता है। तो ये किस पे काम करता है? इलेक्ट्रॉन पे। इसमें इलेक्ट्रॉन भेजा जाता है, उसके कारण बनता है, और ये वस्तुओं को बहुत ही बड़ा करके दिखाता है। और इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? कोशिका के अंदर क्या क्या है वो सारा का सारा चीज जान सकते हैं। तो हमने ये पढ़ लिया कि कोशिका क्या होती है, यानी कि सेल, और फिर हमने पढ़ा कि कोशिका को पढ़ेंगे कैसे? जूम कर करके, यानी देख के, और उसको किन्होंने देखा? साइंटिस्ट लोगों ने देखा, और फिर अपने ऑब्जर्वेशन पे हमको जो चीजें बताई वो आगे हमें पढ़ना है। तो 2 काम तो हो गया। अब तीसरा काम आप बोलेंगे कि सखी आपने ये कहा कि कोशिका जो होती है बहुत छोटी, बहुत 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 पिद्दी होती है, हमारा शरीर इतना बड़ा, ये बना कैसे? कुछ तो कनेक्शन नहीं बन रहा है। तो इसको हम कैसे समझेंगे? एक छोटी सी कोशिका है, बहुत सारी कोशिका मिलकर के ग्रुप बनाएगी, फैमिली बनाएगी, और वो जो फैमिली है उसको हम कहते हैं टिश्यू, यानी कि उत्तक। और बहुत सारे टिश्यू मिलकर के क्या बनेंगे? एक ऑर्गन, यानी कि अंग। जैसा कि आप इस पे देख रहे हैं, देखिए, जैसे यहां पर सबसे पहले क्या है? एक सेल है, यानी कि कोशिका। ऐसी कई हजार कई लाख कोशिकाएं मिलेंगी तो बनेगा टिश्यू, यानी कि उत्तक। और जब ऐसी बहुत सारी उत्तक मिलेगी तब बनेगा हमारा शरीर का कोई एक अंग। हो सकता है वो दिल हो सकता है वो फेफड़ा हो, पेट हो, खेत हो, पैर हो, हाथ हो, कुछ भी हो सकता है। और फिर ऐसे बहुत सारे अंग मिलेंगे तो बनता है कि हमारा अंग तंत्र, यानी कि ऑर्गन सिस्टम। और जब ऑर्गन सिस्टम सही से अलाइन है तो उसको हम क्या कहते थे? जीव, यानी कि ऑर्गेनिज्म। तो यहां तक समझ में आ गया। सबसे पहले छोटी कोशिका, बहुत सारी कोशिका मिलकर उत्तक, उत्तक मिलकर के अंग, अंग मिलकर अंग तंत्र, और फिर उसके बाद जिंदा जीव, यानी कि ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो ये क्या था हमारा प्रोसेस? तो हमने 3 चीजें पढ़ ली। सबसे पहले कोशिका, फिर हमने पढ़ा कि उसको कैसे पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? ये पढ़ा कि कोशिका से शरीर कैसे बनता है। यहां तक तो हो गया। पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, इंसान के शरीर में क्या कई खरब कोशिका है, जानवरों के अंदर भी है, पर क्या कोई ऐसी कोशिका है जिसमें सिर्फ एक ही कोशिका होती है, मतलब उसको किसी और की जरूरत ही नहीं है? कौन सी है? तो वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो ये जो है, ये जीव, इसको हम कहते हैं अमीबा, जो आपने 8वीं में पढ़ा होगा। ये जीवाणु है, बैक्टीरिया। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में किसी को जुकाम हो गया और 2 गली दाग दिया उसने छींची करके, तो फिर वो जो हवाओं में फैला है वो क्या है? जीवाणु, यानी कि बैक्टीरिया। और वो क्या होता है? सिंगल होता है, वो बिया हुआ नहीं करता, वो अकेले ही रहता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो है वो क्या है? सिंगल सेल है, एक ही कोशिका आती है। ऐसे जीवों को हम कहते हैं यूनिसेल्युलर, यानी कि एकल कोशिकीय जीव। यूनि का मतलब होता है एक, और सेलुलर का मतलब सेल, यानी जिसमें एक कोशिका होती है, उसको हम कहते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। और दूसरा, जैसे हम लोग हो गए, इंसान हो गया, चूहा हो गया, ये थोड़ा अजीब चूहा लग रहा होगा क्योंकि उसकी हड्डियां भी दिख रही है, और ये पेड़ पौधे हो गए। इन सभी को आप ध्यान से घूरेंगे तो आपको पता चलेगा इनके अंदर कई खरब कोशिकाएं हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? बहुकोशिकीय जीव।
यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास क्या एक से ज्यादा कोशिकाएं होती हैं उनको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीय जीव। उदाहरण में आप लिख सकते हैं चूहा, कुत्ता, बिल्ली, सियार, इंसान, आप, मैं, हम, पेड़ पौधे, ये सब क्या बहुकोशिकीय जीव हैं। तो यहाँ तक तो हमने ये पढ़ लिया कि कोशिका क्या होती है, उसकी खोज किसने की। फिर हमने पढ़ा कितनी छोटी कोशिका को हमने देखा कैसे, आंखों से देखा ना, माइक्रोस्कोप लगा के देखा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि कोशिका से जिंदा शरीर कैसे बना। फिर उसके बाद हमने 14 देखा कि कोशिका के आधार पर हम जीवों को कितने हिस्सों में बांटते हैं, 2 हिस्सों में, एक यूनि और एक मल्टी। समझ में आ गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि है कि कोशिका के अंदर अब हम जाएंगे। हमको नहीं जाना है, मतलब हम पढ़ेंगे कि उसके अंदर क्या है कैसे। और यहाँ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षा में कभी कभी डीरोइंग बनाने के लिए भी आता है, और डीरोइंग कब बनेगा, जब ये सब चीजें ध्यान से देखेंगे। तो उसके बाद हम चलेंगे अगले पेज पे। तो देखिए कोशिका को संरचना समझने के लिए हमको ये 3 चीजें याद रखनी होगी कि किसी भी कोशिका के अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती है। सबसे पहला बाहर वाला लेयर जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली। जैसे ये मेरा हाथ देखिए, खूबसूरत सा हाथ, ये जो बाहर वाला स्किन है वो सबके पास है। तो ये क्या काम करता है, ये देखता है कि अंदर से बाहर कोई चीज बाहर ना झांक जाए, कि मतलब इसमें का ब्लड बाहर ना आ जाए या बाहर की कोई चीज अंदर ना चली जाए। तो ये क्या कहलाता है, हमारा सेल मेम्ब्रेन। मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ, यही सेल मेम्ब्रेन नहीं है, इसी तरह कोशिका के पास भी होती है। तो कोशिका के पास ये जो बाहर वाली लेयर है इसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। यहां पर भी आप देखेंगे तो ये भी बनी हुई है, प्लांट सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली। दूसरा जो चीज होता है वो होता है इसके अंदर ये जो लिक्विड होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोशिका आई और आपने बोला बेटा इधर आओ, और फिर बीच में से चीर दिया, तो उसमें से एक लिक्विड निकलेगा चिपचिपा सा। सेम इसमें भी निकलता है, और उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य। ये जेली जैसा द्रव्य होता है जो चिपचिपा सा होता है, ठीक है। फिर आता है क्या, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो ब्लू वाला दिख रहा है, दोनों में ब्लू वाला। जैसे मान लीजिए मेरा ये हाथ कैसे घूम रहा है, क्योंकि मेरे दिमाग ने ऑर्डर किया कि बेटा थोड़ा ऊपर उठोगे, अब नीचे आ जाओ, थोड़ा साइड में जाओ, थोड़ा आगे चले जाओ। तो मेरे दिमाग ने ऑर्डर दिया। तो मेरा दिमाग जैसे मेरे शरीर का क्या है, सेंट्रोइड है, न्यूक्लियस है, केंद्रक है, जो सारी चीजों को नियंत्रित करता है। उसी तरीके से सेल के अंदर भी क्या होता है, एक सेंटर पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसको हम क्या कहते हैं, केंद्रक, यानी कि न्यूक्लियस, जो इस पूरी की पूरी सेल को कंट्रोल करती है कि बेटा तुम इधर आओ, तुम उधर जाओ, तुम ये करो, तुम वो करो। तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा संरचना। संरचना यानी कि स्ट्रक्चर। तो सेल के अंदर क्या होती है, 3 इंपॉर्टेंट चीज होती है। सबसे बाहर सेल मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। दूसरा होता है हमारा क्या, साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य। और तीसरा होता है उसके मेन सेंट्रोइड, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। तो ये 3 चीजें होती है। अब हमें आगे इन्हीं तीनों के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना है कि ये काम कैसे करती है और कैसे बदलती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, कैसे काम करता है और क्या क्या ड्यूटी होता है इसका। तो चलते हम अगले स्लाइड पे। तो आप इस चित्र को ध्यान से घूरिए, ये घूरना नहीं है, देखिए। तो जब आप इस चित्र को देखेंगे तो जो कलर्ड पोर्शन रह गया है उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी पीएम, या फिर सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं इसको कोशिका झिल्ली। ये होती क्या है, ये बहुत ही पतली सी एक परत है जो क्या करती है, कुछ ही चीजों को अंदर और कुछ ही चीजों को बाहर जाने देती है, एकदम चुन चुन के। जैसे हमारा ये वाला स्किन काम करता है कि पसीना को तो बाहर जाने देता है पर बाहर से किसी चीज को अंदर नहीं आने देता है। उसी तरीके से ये जो पतली सी झिल्ली है, पॉलीथीन नहीं है, ऐसा सोच रहे हो कि गए अंकल 1 किलो सब्जी दे दो भर लेते हैं, वो वाला पन्नी नहीं है, वो वाली झिल्ली नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली। ये बहुत ही पतली सी परत होती है जो कुछ चीजों को अंदर और कुछ चीजों को बाहर जाने देती है। और जब भी कोई ऐसी झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, जो कुछ ही चीजों को अंदर और कुछ ही चीजों को बाहर जाने देती है, उसको हम कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है पारगम्य। पारगम्य का मतलब कुछ चीजों को अंदर बुलाएंगे, कुछ चीजों को बाहर भेजेंगे, सारी चीजों को ना अंदर बुलाएंगे ना सारी चीजों को बाहर भेजेंगे। ऐसे मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल। तो ये चीजें ध्यान रखनी है कि कोशिका झिल्ली क्या होती है, बहुत पतली सी परत होती है जो कोशिका के चारों तरफ होती है, और ये क्या होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि पारगम्य सीमा क्रिएट करती है। बुझा गया। तो अब हम देखते हैं कि ये जो कोशिका झिल्ली है बनी कैसे। तो अगर हम बात करें कि ये बनी कैसे, तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज ये है कि ये वाली जो सेल मेम्ब्रेन है, यानी कि जो कोशिका झिल्ली है, वो बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है, बहुत पतली भी होती है, वेरी थिन। तो इसका मतलब इसको हम निहार नहीं सकते हैं सही से।
निहार नहीं सकते, तो इसको समझने के लिए हम एक मॉडल बनाते हैं। उस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। उसके अकॉर्डिंग क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग ये है कि आपको यहाँ ध्यान से देखना है। यहाँ ये जो मोती जैसा डिजाइन बना है, दिख रहा है, इधर भी ये मोती जैसा डिजाइन बना है, इसको हम कहते हैं लिपिड यानी कि फैट, और हिंदी में कहते हैं इसको वसा। जिसे पेट में चर्बी होती है, चर्बी, उसी को हम क्या कहते हैं, फैट यानी कि लिपिड। तो सबसे पहली बात कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे मिलकर बनी होती है, लिपिड यानी कि फैट से। और दूसरा क्या होता है, इसमें प्रोटीन धसा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो दो चीजों से मिलकर बनी होती है, पहला लिपिड और दूसरा प्रोटीन। और जो लिपिड होता है वो क्या होता है, अंदर भी है बाहर भी है, यानी कि दो लेयर में है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है, लिपिड में धसा होता है। और क्योंकि लिपिड दो लेयर है, एक ऊपर और एक नीचे, तो इसको हम कहते हैं लिपिड बाई लेयर होता है। यहाँ पे लिखा हुआ लिपिड क्या होता है, बाई लेयर, यानी कि द्विस्तरीय लिपिड परत होती है। तो यहां तक तो हमको बुझा गया। तो ये जो चीजें हमने समझी उसको समझाने के लिए हमने कौन सा मॉडल यूज किया, द्रव्य मोज़ेक यानी कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब ये जो मॉडल है इसका नाम ये क्यों पड़ा उसको हम पढ़ेंगे, पर उससे पहले ये देख लेते हैं कि इसमें जो प्रोटीन आ रहा है उसका कोई काम है या बेफालतू का आ रहा है। तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मेन काम यही करता है कि जितने भी पदार्थों को लेकर के जाना है, जैसे मान लीजिए कि ये पूरा एक सेल है और ये मैं क्या हूं, सेल मेम्ब्रेन, और इसमें प्रोटीन है। तो बाहर से जो भी चीजें अंदर भेजनी है या अंदर से बाहर भेजनी, वो प्रोटीन देखेगा क्या भैया तुम अंदर जाओ, तुम बाहर जाओ, तुम बाहर ही रहो, तुम अंदर ही रहो। तो ये क्या कौन काम करता, प्रोटीन काम करता। ठीक है, और क्या करता है, ये द्वारपाल के रूप में काम करता है। द्वारपाल यानी कि गेट कीपर, गार्ड की तरह की रक्षा करता है कि ना बेटा तुमको अंदर नहीं जाना, तुमको अंदर जाना। बुझा गया। तो ये जो हमने पढ़ा क्या, प्रोटीन का कार्य। अब यहां से हम ये समझेंगे कि इस मॉडल को हम द्रव्य मोज़ेक मॉडल या फिर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ही क्यों कहते हैं, कोई और नाम क्यों नहीं रखा हमने। तो ध्यान से देखने के लिए हम देखेंगे अगला पेज। तो यहां पर ये ध्यान से देखेंगे, ये सब क्या हमारा लिपिड यानी कि फैट, ये जो पर्पल कलर में ये पूरा का पूरा लेयर, इसको हम कहते हैं लिपिड यानी कि फैट। ये क्या होता है, बाई लेयर। बाई लेयर यानी ऊपर भी एक लेयर, नीचे भी एक लेयर। और कहीं कहीं पर आप देखेंगे ये जो स्काई ब्लू कलर से है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन। ये जो दोनों है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, खास करके ये लिपिड। तो कहने का मतलब जब कोई चीज आती है तो ऐसे मूव कर सकता है, ऋतिक रोशन की तरह डांस कर सकता है, ऐसे ऐसे मूव कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि लिक्विड की तरह या फ्लूइड की तरह बिहेव करता है। इसलिए इसके मॉडल के नाम में क्या आ रहा है, फ्लूइड यानी कि द्रव्य। और दूसरा कि आप ध्यान से इसको देखेंगे तो ये कुछ टाइल्स के मॉडल की तरह लग रहा है। टाइल्स पे जो डिजाइन होता है उसको हम क्या कहते हैं, मोज़ेक कहते हैं। इसलिए इस पूरे मॉडल का नाम पड़ा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल यानी द्रव्य मोज़ेक मॉडल। यहां तक तो हमने पढ़ लिया कि कोशिका झिल्ली बनी कैसे होती है। अब हम देखेंगे कोशिका झिल्ली का काम क्या होता है। तो कोशिका झिल्ली को समझने के लिए हम आते हैं इस पेज पे। तो अब हमें ये समझना है कि कोशिका झिल्ली का काम क्या है। तो कोशिका झिल्ली का काम समझने के लिए हम एक कोशिका बना लेते हैं, उसके बगल में एक और कोशिका बना लेते हैं। तो इसी बोला, हे दोस्त मैं तुझे एक बात बताऊं। तो हाँ बता, तुझे पता हम दोनों एक होकर के भी एक नहीं हो सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं ये वाली दोनों की लेयर फाड़ दूं, मतलब मिटा दूं, काट दूं, तो क्या होगा, यहाँ पर इसके अंदर जो भी मटेरियल होगा वो सब इसके अंदर चला जाएगा, और इसके अंदर जो मटेरियल है वो इसके अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से देखेंगे क्या, इसके अंदर का सारा मटेरियल इसके अंदर के सारे मटेरियल से आपस में मिक्स हो जाएगा। तो ये जो लेयर थी वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो दोनों को अलग रखी थी, दोनों को आपस में मिलने नहीं दे रही थी, दोनों को प्रोटेक्ट करके रख रही थी। यानी अंदर का जो सामान है वो इसके पास ही रहेगा और इसका सामान इसके पास ही रहेगा। तो सबसे पहला काम क्या है कि कोशिका के अंदर उपस्थित पदार्थों की सुरक्षा करती है, यानी कि प्रोटेक्ट करती है सारे के सारे सेल के अंदर जो भी सामान है। दूसरा काम क्या है, दोनों को इंडिविजुअल बना के रखती है। इंडिविजुअल बोले तो अलग, क्या बना के रखती है, अलग अलग। क्योंकि मान लीजिए हमारे शरीर में कई अरब कोशिकाएं, यहाँ पे बहुत सारी कोशिकाएं, अब ये सारी कोशिकाएं अगर उसकी सेल्स का जो सेल मेम्ब्रेन है वो फट जाए तो सब आपस में मिक्स हो जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो सारी अलग अलग रहें, अपना काम अलग अलग करें। तो यहाँ पर क्या है, दूसरा काम कि ये इंडिविजुअलिटी देती है, यानी कि उसको विशिष्ट पहचान प्रदान करती है कि बेटा तुम अलग हो, तुम भी अलग हो, सेम सेम बट डिफरेंट। समझ आया, दिखने में तो सेम है बट है कि एक्चुअली में डिफरेंट है। तो ये था हमारा दूसरा काम। तीसरा काम क्या है कि ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन ये डिसाइड करती है कि बेटे कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा।
तो इसका मतलब क्या है, कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज, यानी पदार्थ के अंदर और बाहर आने जाने की चीजों को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। और सबसे लास्ट यूज क्या है, तो मान लीजिए इधर एक कोशिका है, एक और कोशिका है, और कोशिका है, और बोरा भर के कोशिका है। इस कोशिका को इस पड़ोसी से बात करना है तो कैसे बतियाएगी? तो वो बतियाने के लिए क्या यूज करती है? कोशिका झिल्ली का। तो ये जो कोशिका की झिल्ली है वो क्या बोलेगी? हेलो बेस्टी, हाउ आर यू? ये बोलेगी मैं बढ़िया, तुम बताओ। तो ये जो दोनों बातचीत कर रही है, किससे बात कर रही है? कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन से बात कर रही है। तो सेल मेम्ब्रेन के 4 काम, सबसे पहला अंदर के सामान को प्रोटेक्ट करना, दूसरा उसको इंडिविजुअल बनाना, और तीसरा कि अंदर और बाहर के सामान को कौन सा अंदर आएगा कौन सा बाहर जाएगा, ये सारी चीजें डिसाइड करना, और चौथा कम्युनिकेट करना यानी बतियाना, चुगली करना। तो ये 4 मुख्य काम थे। अब हम कल पढ़ेंगे कि कोशिका जो है उसकी झिल्ली ये कैसे डिसाइड करेगी कि कौन सी चीज अंदर से बाहर आएगी, कौन सी चीज बाहर से अंदर जाएगी, ये सारी चीजें कैसे डिसाइड होती है, इसको हम कल के क्लास में रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलेंगे हम कल। तब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। बाय बाय भैया। हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे सेल्स। तुमको भी पढ़ना होगा, बहुत ही पतली। बाय बाय।